अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास में चैप्टर 6 एंजाइम वाला है बायो का। इसमें आज हमारे पास टॉपिक है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स की कुछ मखसूस जो ख़ास खसूसियात हैं उसकी अगर हम बात करें तो हमारे पास कौन कौन सी खसूसियात हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 1878 में वेन हेलम कौन है, जो कि जर्मन फिजियोलॉजिस्ट था, उसने फर्स्ट टाइम जो वर्ड एंजाइम है वो यूज़ किया था। फर्स्ट टाइम जो वर्ड एंजाइम है वो किसने यूज़ किया? वेन हेलम कौन है, जो कि जर्मन फिजियोलॉजिस्ट था। ये बात एमसीक्यू के लिए है। अगर हम एंजाइम को देखें तो लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा है कि जब हम डिफ़ाइन करते हैं तभी हम कहते हैं कि एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। एंजाइम्स क्या हैं? प्रोटीन। और प्रोटीन जो हैं उनका जो बेसिक यूनिट होता है, मतलब प्रोटीन किस चीज़ के बने होते हैं? अमीनो एसिड। अच्छा, इसको अमाइनो एसिड्स भी पढ़ते हैं और अमीनो एसिड्स भी पढ़ते हैं। तो ये अमीनो एसिड से मिलके बनते हैं प्रोटीन। अमीनो एसिड के मिलने से बनती हैं। वो प्रोटीन जो हैं वो लीनियर और लॉन्ग चेन होती हैं जो फोल्ड होकर एक ग्लोबुलर प्रोटीन बनाती हैं थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में, थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल। उस थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। एंजाइम अमाइनो एसिड्स जो कि लीनियर या लॉन्ग चेन वाले होते हैं और वो फोल्ड होकर ग्लोबुलर प्रोटीन बनाते हैं थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल, जिसे हम एंजाइम कहते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे हमारे पास एक लंबी चेन हो काफ़ी सारी, तो वो फिर आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या करे? ऐसे फोल्डिंग करना शुरू कर दे। फोल्ड होके वो एक ग्लोबुलर राउंड सी स्ट्रक्चर बना दे, तो उसे हम क्या कहेंगे? ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, ग्लोबुलर प्रोटीन या थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल वो बन जाएगा। अब वन बाय वन हम देखेंगे कि इसमें हमने कौन कौन की खसूसियात पढ़नी है। इसकी पहली खसूसियत है हमारे पास नेचर। एंजाइम अभी हमने कहा जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो हम कहते हैं प्रोटीन है। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, पिछले लेक्चर में भी। ये बात एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। क्या मतलब है? कि दे आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। तमाम के तमाम एंजाइम प्रोटीन होते हैं और वो अमीनो एसिड के मिलने से बनते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि एंजाइम का काम क्या है? रिएक्शन को स्पीड अप करना। सेकेंड हेडिंग है हमारे पास, सेकेंड प्रॉपर्टी खसूसियत है स्पीड ऑफ रिएक्शन। Most enzyme reaction rates are millions of times faster than those of comparable of uncatalyzed reaction। मतलब एक रिएक्शन आप करते हैं एंजाइम्स की मदद से और दूसरा करते हैं एंजाइम के बगैर। तो एंजाइम का जो काम करने का तरीकाकार है या एंजाइम का जो रेट ऑफ रिएक्शन है कराने का, वो मिलियंस ऑफ टाइम्स जो है वो फास्टर होगा। किसकी निस्बत? उस रिएक्शन की निस्बत जो कि एंजाइम के आप बगैर करवा रहे हैं। क्या मतलब? फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ए को हमने बी में कन्वर्ट करना है, ठीक हो गया। और मैं कहता हूँ इस रिएक्शन को ए को बी में कन्वर्ट करना है, अगर विदाउट एंजाइम करते हैं ना, तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये 24 आवर्स लगते हैं इसके लिए। 24 घंटे में ए से क्या बनता है? बी। लेकिन मैं ए से बी बनाता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। अब ऊपर मैंने लिख दिया एंजाइम। तो ये रिएक्शन पॉसिबिलिटी है कि एक मिनट से भी पहले हो जाए। 1 मिनट, 1 मिनट से भी ये क्या हो जाए? पहले रिएक्शन हो जाए। क्या? कि ए से क्या बन जाए? बी। लेकिन कब? जब मेरे पास क्या होगा? एंजाइम। तो एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएं तो बहुत तेज़ होता है, मिलियंस ऑफ टाइम्स फास्टर होता है। और अगर हम बात करें किसकी, कि विदाउट एंजाइम, तो उसके लिए काफ़ी देर लग जाती है। एंजाइम्स आर नॉट कंज्यूम्ड बाय द रिएक्शंस। अच्छा, ये बात ज़रा लफ्ज़ पे गौर करना है। कंज्यूम का मतलब होता है खर्च करना, मतलब कोई चीज़ इस्तेमाल हो जाए और वो फिनिश हो जाए। फॉर एग्जांपल हम खाना खाते हैं, खाना खाना मतलब वो हम कंज्यूम कर रहे हैं, वो वन टाइम खाएंगे फिनिश, ठीक है। एक होता है वर्ड यूज़ करना। यूज़ का मतलब होता है आप किसी चीज़ को इस्तेमाल अगेन एंड अगेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम जो है वो शूज़ पहनते हैं, तो हम एक दिन पहने, ठीक हो गया, शाम को आके उतार दें, उसी टाइम उतार दें, तो वो ख़राब नहीं होंगे, ठीक है। उनको हम क्या कर रहे हैं? यूज़ कर रहे हैं। तो यूज़ का मतलब होता है किसी चीज़ का बार बार इस्तेमाल, और कंज्यूम का मतलब होता है एक ही बार चीज़ का इस्तेमाल। तो एंजाइम जो हैं वो कंज्यूम नहीं होते। क्या मतलब? कि रिएक्शन के दौरान वो बिल्कुल फिनिश नहीं हो जाते कि रिएक्शन करवाया और वो ख़त्म हो गए, ऐसा नहीं होता। एंजाइम, एक ही एंजाइम बार बार एक रिएक्शन को जो है वो बार बार रिपीट कर सकता है। जैसे हम शूज़ को बार बार पहन सकते हैं, कपड़ों को बार बार पहन सकते हैं, तो वो क्या होगा? उसे हम क्या कहेंगे? वो हम कहेंगे यूज़, ठीक हो गया।
लेकिन कंज्यूम में क्या होगा कि चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो एंजाइम यूज़ होते हैं, कंज्यूम नहीं होते। अगली बात थर्ड है हमारे पास स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक क्या होता है? मखसूस, ख़ास। स्पेसिफिसिटी से मुराद क्या है? एंजाइम का मखसूस होना, ख़ास होना। एंजाइम्स आर यूजुअली वेरी स्पेसिफिक फॉर द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड द नेचर ऑफ देयर सबस्ट्रेट। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई भी एंजाइम हो और कोई भी सबस्ट्रेट हो तो एक ही एंजाइम सारे रिएक्शन करवाता जाए, ऐसा नहीं होता। हर एंजाइम अपनी नेचर के लिहाज से, सबस्ट्रेट की नेचर के लिहाज से और रिएक्शन के लिहाज से क्या होता है? स्पेसिफिक होता है। मतलब अगर कोई एंजाइम सिर्फ प्रोटीन पे काम करता है, लाइक पेप्सिन है, तो वो सिर्फ प्रोटीन पे ही काम करेगा। और इसी तरह एक एंजाइम लाइपेज है तो वो सिर्फ लिपिड पे काम करेगा। अब पेप्सिन जो है वो लिपिड पे काम नहीं करेगा और लाइपेज जो है वो प्रोटीन पे काम नहीं करेगा। मतलब जो लाइपेज है वो सिर्फ लिपिड्स के लिए होता है और पेप्सिन जो होता है वो सिर्फ प्रोटीन के लिए होता है। तो हर एंजाइम अपने रिएक्शन की टाइप के लिहाज से भी और नेचर ऑफ सबस्ट्रेट के लिहाज से भी क्या होता है? स्पेसिफिक होता है। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास एक्टिव साइट, या इसको हम कैटालिटिक रीजन भी कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि एक्टिव साइट क्या है और इसका काम क्या है। ये बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। अभी एंजाइम हमने पढ़ा कि ग्लोबुलर प्रोटीन है, बड़ा सारा, एक फॉर एग्जांपल मैं सपोज करता हूँ बड़ा मालिक्यूल है, तो क्या सारा एंजाइम काम करने में जो है वो हेल्प करेगा? ये सारा एंजाइम जो है वो रिएक्शन को कैरी करता है? आंसर इज नो, सारा एंजाइम काम नहीं करता। बड़े से मालिक्यूल का सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन एंजाइम का जो होता है वो ही काम में इन्वॉल्व होता है, उसी को हम कहते हैं कैटालिटिक साइट। द स्मॉल portion of enzyme which is involved in catalysis is called active site या catalytic region। catalytic site भी कैसा, वो जगह, वो थोड़ी सी जगह एंजाइम की जो कैटालाइसिस में डायरेक्ट इन्वॉल्व है, उस एंजाइम की छोटी सी साइट को, जगह को हम क्या कहते हैं? एक्टिव साइट या कैटालिटिक साइट। अब बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर इतना बड़ा अगर एंजाइम है तो उसका एक छोटा सा पोर्शन काम करता है, तो बाकी का क्या है? जो बाकी वाला एंजाइम का हिस्सा होता है, जो अमाइनो एसिड बाकी लगे होते हैं, वो उसकी शेप को मेंटेन कर रहे होते हैं, उसकी शक्ल को बरकरार रखने में मदद कर रहे होते हैं। इस वजह से बाकी हिस्सा भी इम्पॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन कैटालिटिक साइट जो है वो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, किसके लिए? रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए। तो वो स्मॉल पोर्शन हिस्सा जो कैटालाइसिस में इन्वॉल्व है वो एक्टिव साइट या कैटालिटिक रीजन कहलाता है। अब फंक्शन की अगर हम बात करें कि कैटालिटिक साइट के क्या फंक्शन है, तो नंबर 1, इट रिकग्नाइजेज। रिकग्नाइज का मतलब क्या होता है? जान पहचान करना, पहचानना किसी चीज़ को। इट रिकग्नाइजेज द सबस्ट्रेट एंड बाइंड्स द सबस्ट्रेट। पहला फंक्शन है कि इसने सबस्ट्रेट की रिकग्निशन करनी है, उसकी पहचान करनी है। दूसरा क्या काम करना है जी? सबस्ट्रेट के साथ उसको बाइंड करना है। और फिर तीसरा काम क्या करना है? कैरीज आउट द रिएक्शन। फिर इसने क्या करना है? कैरी आउट करना है, रिएक्शन को चालू करना है। 3 फंक्शन अगर आप देखें इस लिहाज से, नंबर 1 क्या है हमारे पास? रिकग्निशन, रिकग्नाइज। मतलब एक्टिव साइट पहले क्या करती है? आने वाली सबस्ट्रेट को पहचानती है, फिर उसको अपने साथ अटैच करती है, उसके बाद केमिकल रिएक्शन करवाती है। रिकग्निशन, उसके बाद बाइंडिंग और उसके बाद क्या है? रिएक्शन को कैरी आउट करवाना। ये किसके फंक्शन है हमारे पास? कैटालिटिक साइट के। थर्ड नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 5 पे एंजाइम प्रोडक्शन। अच्छा, अब कोई केमिकल रिएक्शन करवाना है तो सेल के अंदर ही एंजाइम पैदा हो रहे हैं, क्या सेल खुद ब खुद धड़ाधड़ एंजाइम पैदा करते जाएंगे या नहीं करेंगे, या कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे? ये बात किस पे डिपेंड करती है कि एंजाइम अब प्रोड्यूस होना चाहिए, पैदा होना चाहिए और बनना चाहिए, और एंजाइम ज़्यादा बनना चाहिए या एंजाइम की कंसंट्रेशन कम बननी चाहिए? ये बात कौन डिसाइड करता है? तो उसके लिए हम देखते हैं enzyme production can be increased or decreased by the cell according to needs। सेल की ज़रूरत के मुताबिक एंजाइम को प्रोड्यूस किया जा सकता है और उसको, उसकी अमाउंट को इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। इट्स एक्टिविटी कैन बी रेगुलेटेड बाय इनहिबिटर्स एंड रेगुलेटर्स। उसके बाद इसकी एक्टिविटी को, अब एंजाइम को काम स्टार्ट कर देना चाहिए, ज़्यादा करना चाहिए या कम करना चाहिए, उसके लिए इसके साथ क्या चीज़ें अटैच होती हैं? कुछ रेगुलेटरी फंक्शंस होते हैं जिनको हम इनहिबिटर्स या रेगुलेटर्स कहते हैं। इनहिबिटर का मतलब होता है रोकना, इनहिबिट का मतलब होता है रोकना, इनहिबिटर मतलब रोकने वाले।
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एंजाइम के काम को रोक देती हैं, वो इनहिबिटर्स कहलाती हैं। फिर रेगुलेटर्स होती हैं कुछ चीज़ें जो क्या करती हैं, एंजाइम के फंक्शन को रेगुलेट करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, रेगुलेटर्स। तो एंजाइम जो है वो सेल की नीड, ज़रूरत के मुताबिक उसकी मिकदार को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। उसके बाद उसके काम करने की रफ्तार को, एक्टिविटी को हम इनहिबिटर और रेगुलेटर्स की मदद से कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कोफैक्टर्स। कोफैक्टर, को का मतलब क्या होता है, जैसे हम कोलीग कहते हैं, को का मतलब होता है साथी, ठीक है, दोस्त। कोफैक्टर द नॉन प्रोटीन पार्ट। अब ये लफ्ज़ पे गौर करें, हमने कहा सारा एंजाइम प्रोटीन है, लेकिन बाज़ दफ़ा क्या होता है, एंजाइम को प्रॉपर काम करने के लिए कुछ थोड़ा सा नॉन प्रोटीन पार्ट भी चाहिए होता है। द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ सम एंजाइम विच नीड फॉर देयर प्रॉपर फंक्शन इज कॉल्ड कोफैक्टर। इट मे बी आइन आर मालिक्यूल। हाँ जी, नॉन प्रोटीन पार्ट, एंजाइम का वो नॉन प्रोटीन पार्ट मतलब जो प्रोटीन का नहीं बना हुआ, जो किसके लिए ज़रूरी है, एंजाइम के प्रॉपर फंक्शन के लिए ज़रूरी है, उसे हम क्या कहते हैं, कोफैक्टर। और ये क्या हो सकता है, कोफैक्टर कोई आयन हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, कोई मालिक्यूल। आयन मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज होगा, मालिक्यूल मतलब वो न्यूट्रल स्पीशी हो सकती है। तो वो नॉन प्रोटीन पार्ट जो एंजाइम के काम करने के लिए ज़रूरी है, वो कोफैक्टर कहलाता है। अब कोफैक्टर की अगर हम बात करें तो वो नेचर के लिहाज से ऑर्गेनिक भी हो सकता है, जिसकी एग्जांपल क्या है, फ्लेविन एंड हीम। और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, जिसकी एग्जांपल क्या है, मेटल आयन, लाइक जिंक है, कॉपर है, और भी हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कोफैक्टर की नेचर के लिहाज से जो हैं वो एग्जांपल्स हैं। नेचर के लिहाज से अगर हम बात करें तो हमारे पास दो तरह से हैं, या ऑर्गेनिक हो सकते हैं जिसकी एग्जांपल फ्लेविन और हीम है, और इनऑर्गेनिक क्या हो सकते हैं, मेटल आयंस। अब कोफैक्टर जो हैं, हमने कहा वो नॉन प्रोटीन पार्ट हैं और वो एंजाइम के साथ अटैच होते हैं। अब एंजाइम के साथ वो किस तरह अटैच हैं, वो स्ट्रांगली अटैच हैं, मजबूती से बंधे हुए हैं एंजाइम के साथ, या फिर लूजली अटैच हैं। उस बेस पे हम कोफैक्टर को दो तरह से डिवाइड करते हैं। पहला है हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। इफ़ कोफैक्टर्स आर टाइटली बाउंड, अगर कोफैक्टर टाइटली बाउंड हैं, मजबूती से पक्के जुड़े हुए हैं, वो क्या कहलाएंगे, दे आर कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब आपने ना ऐसे ट्रिक है याद करने का, टाइटली मतलब मजबूती से पक्के, और इधर से प्रोस्थेटिक को भी आपने वर्ड पी से याद रख लेना है। मतलब प्रोस्थेटिक ग्रुप पक्का जुड़ा हुआ होता है, पक्का मतलब मजबूत, स्ट्रांगली जुड़ा हुआ होता है, टाइटली बाउंड होता है टू एंजाइम, तो इस वजह से हम उसे क्या कहते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप। और को एंजाइम की अगर हम बात करें, अब अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो स्ट्रांगली या टाइटली अटैच है, टाइटली अगर भूल जाए तो इस यहाँ पे स्ट्रांगली भी लिख सकते हैं, स्ट्रांगली अटैच है, लेकिन को एंजाइम फिर क्या होगा, को एंजाइम डेफिनेटली वो क्या होगा, लूजली। बाकी सारी स्टेटमेंट वही रहेगी, एक वर्ड का फर्क आएगा। इफ को फैक्टर्स आर लूजली बाउंड टू एंजाइम दे आर कॉल्ड को एंजाइम। अगर को फैक्टर जो हैं वो एंजाइम के साथ लूजली अटैच हैं तो उसे हम को एंजाइम्स कहेंगे। ओके, कोएंजाइम ट्रांसपोर्ट केमिकल ग्रुप्स फ्रॉम वन एंजाइम टू अदर एनदर। असल में कोफैक्टर क्या करते हैं, कोएंजाइम क्या करते हैं, एक एंजाइम से कोई ग्रुप लेकर दूसरे एंजाइम पे ट्रांसफ़र करते हैं। मतलब एक कार्बन, अगर कोई मालिक्यूल है उसके अंदर कोई कार्बन है या कोई भी एलिमेंट है, उसके ऊपर कोई चीज़ लगी हुई है ना, उस मालिक्यूल से उठा के क्या करना है, एंजाइम को जाके दूसरे को दे देना है और वो दूसरे मालिक्यूल पे लगा दे। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, ग्रुप्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। अब कुछ वाइटामिन ऐसे हैं जो को एंजाइम के तौर पे काम करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी दफ़ा पेपर में भी आया हुआ है कि कौन से इंपॉर्टेंट वाइटामिन हैं जो एज अ को एंजाइम काम कर रहे हैं। कौन से वाइटामिन ऐसे हैं जो एज अ को एंजाइम काम कर रहे हैं। तो उसकी एग्जांपल है हमारे पास राइबोफ्लेविन, थायामीन और फोलिक एसिड जो है। राइबोफ्लेविन, थायामीन और फोलिक एसिड ये ऐसे वाइटामिन हैं जो किसके तौर पे काम कर रहे हैं, कोएंजाइम के तौर पे काम कर रहे हैं। लास्ट है हमारे पास मेटाबॉलिक पाथवेज। इसमें क्या होता है, सेवरल एंजाइम वर्क इन स्पेसिफिक ऑर्डर टू क्रिएट मेटाबॉलिक पाथवेज इन विच later enzyme take the product of previous enzyme as substrate and transform it to product and pass to next enzyme until final product is formed। इसका क्या मतलब है, देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास
जो है कोई रिएक्टेंट ए है, ए जो सबस्ट्रेट है ना वो बी प्रोडक्ट में चेंज होता है, और यहाँ पे जो एंजाइम काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ उसका नाम E1 है, और ये बी जो है वो प्रोडक्ट बने गया किसके लिहाज से, ए के लिहाज से, और ए चेंज हुआ बी में, ए सबस्ट्रेट है, बी क्या है, प्रोडक्ट है किसका, E1 का, एंजाइम 1 का। अब यहाँ पे आगे खड़ा है एंजाइम 2। एंजाइम 2 क्या करता है, बी को एज अ सबस्ट्रेट लेता है, एंजाइम जो 2 है वो बी को एज अ सबस्ट्रेट लेता है, लेकिन हालांकि जो बी है वो E1 के लिहाज से, पहले एंजाइम के लिहाज से प्रोडक्ट है, लेकिन दूसरे के लिहाज से वो क्या है, सबस्ट्रेट, और वो जो है E2 क्या करता है, उसको प्रोडक्ट सी में तब्दील कर देता है। अब जो सी है वो किसके लिए प्रोडक्ट है, E2 के लिए, लेकिन E3 के लिए वो क्या है, एज सबस्ट्रेट, और फॉर एग्जांपल हम कहते हैं फाइनल प्रोडक्ट क्या है, डी है, तो किधर चला जाएगा फाइनल प्रोडक्ट, डी में। मतलब ए को डी में तब्दील करने के लिए दरमियान से बी और सी जो हैं ये बनेंगे, तो बी बनेगा E1 के लिहाज से प्रोडक्ट है, E2 के लिहाज से सबस्ट्रेट है, फिर बनेगा सी, सी जो है E2 के लिहाज से प्रोडक्ट है, लेकिन E3 के लिहाज से वो क्या है, सबस्ट्रेट है, और डी क्या है हमारे पास, फाइनल प्रोडक्ट है। अगर यहाँ पे आप गौर से देखें तो एक लंबा रास्ता बन रहा है, ठीक हो गया, जिसमें मुख्तलिफ एंजाइम काम करें, इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक पाथवेज। तो ये हैं हमारे पास एंजाइम की कुछ करेक्टरिस्टिक्स। एक बार ओवरव्यू कर लें कि विल्हेल्म कोने जो है जर्मन फिजियोलॉजिस्ट था जिसने फर्स्ट टाइम टर्म यूज़ की थी एंजाइम। उसके बाद जो है हमने कहा अमाइनो एसिड से बना हुआ है, वो लीनियर लॉन्ग चेन है, फोल्ड होकर ग्लोबुलर प्रोटीन बनाती हैं, और वो 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल होता है। नेचर के हिसाब से बात की तो प्रोटीन का बना होता है। स्पीड ऑफ रिएक्शन की बात करें तो एंजाइम की मौजूदगी में जो रिएक्शन होते हैं वो मिलियंस ऑफ टाइम्स फास्टर होते हैं उनकी निस्बत जो बगैर एंजाइम के रिएक्शन हो रहे होते हैं। फिर एंजाइम हमने कहा रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता। फिर स्पेसिफिसिटी के बारे में हमने कहा कि हर एंजाइम अपनी सबस्ट्रेट और टाइप ऑफ रिएक्शन के लिहाज से मखसूस है, ख़ास है। फिर हमने कहा एक्टिव साइट या कैटालिटिक रीजन क्या होता है, एंजाइम का वो छोटा सा पार्ट जो कैटालाइसिस में डायरेक्टली शामिल होता है वो क्या कहलाता है, एक्टिव साइट या कैटालिटिक रीजन। उसकी अगर हम बात करें उसके फंक्शन क्या हैं तो रिकग्निशन, रिकग्नाइज मतलब जान पहचान करना सबस्ट्रेट से, फिर सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करना, फिर सबस्ट्रेट को कैरी आउट करना, रिएक्शन को कैरी आउट करके उसको प्रोडक्ट में चेंज करना। फिर एंजाइम की प्रोडक्शन हमने कहा कि क्या सेल डायरेक्ट जो है वो पैदा करता जाएगा एंजाइम, ठीक है, वो किस बात पे डिपेंड करता है। तो हमने कहा था कि एंजाइम की जो प्रोडक्शन है वो सेल करता है अकॉर्डिंग टू नीड, ज़रूरत के मुताबिक। उसके अलावा अगर एंजाइम के काम की अगर हम बात करें तो उसको एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास रेगुलेटर और इनहिबिटर्स होते हैं। कोफैक्टर हमने कहा जो नॉन प्रोटीन पार्ट है और कुछ एंजाइम को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए ज़रूरी चाहिए वो कोफैक्टर कहलाता है, और वो आयन या मॉलिक्यूल हो सकता है। फिर ऑर्गेनिक कोफैक्टर कौन से हैं, फ्लेवन और हीम। इनऑर्गेनिक कौन से हैं, मेटल आयंस। फिर हमने कहा कि कोफैक्टर की टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू बॉन्डिंग विद एंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन सा होता है, अगर कोफैक्टर टाइटली जुड़ा हुआ है तो वो प्रोस्थेटिक कहलाएगा, अगर लूजली जुड़ा है तो वो कोएंजाइम कहलाएगा। कुछ वाइटामिन जो एंजाइम के तौर पे कोएंजाइम के तौर पे काम कर रहे हैं उसकी एग्जांपल राइबोफ्लेविन, थायामीन, फोलिक एसिड है। फिर मेटाबॉलिक पाथवेज की हमने बात की थी कि कुछ एंजाइम क्या करते हैं, स्पेसिफिक ऑर्डर में काम करते हुए मेटाबॉलिक पाथवे क्रिएट कर देते हैं, जिसमें जो बाद वाले आने वाला एंजाइम होता है वो पहले वाले एंजाइम की जो प्रोडक्ट है उसको एज अ सबस्ट्रेट लेता है और फिर क्या करता है उसको नेक्स्ट एंजाइम को ट्रांसफ़र कर देता है अनटिल फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास बन जाता है। तो ये था हमारे पास मेटाबॉलिक पाथवेज बनाने का तरीकाकार। ओके स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।